Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है भारत में मानसून की उत्पत्ति, जिसमें हमने तापीय सिद्धांत, इसके बाद विषुवतीय पछुआ प्रवाह सिद्धांत के बारे में जान लिया था। तो आज अभी दो सिद्धांत छूट गए थे, जिसमें से एक था जेट स्ट्रीम सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत एल नीनो सिद्धांत था। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए। तो जो थर्ड था जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जिसको प्रतिपादित किया था ईस्ट ने। देखिए इसमें क्या है, बेसिकली जो जेट स्ट्रीम है, पहले तो जेट स्ट्रीम के बारे में जानते हैं क्या चीज़ है। तो देखिए जेट स्ट्रीम यह जैसे जेट स्ट्रीम कुछ नहीं, बस यह 8 से 16 किलोमीटर, जिसको हम क्षोभ मंडल देखिए जेट स्ट्रीम क्या है, तो यह 8 से 16 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी से 8 से 16 किलोमीटर ऊपर, यानी जो क्षोभ मंडल की सीमा, उसके अंतर्गत चलने वाली हवाएं हैं। जो अगर जिसकी रफ्तार की हम बात करें, यानी जिसकी गति स्पीड, अगर इसकी स्पीड की बात करें तो 340 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। 140 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जेट स्ट्रीम क्या है, तो यह 8 से 16 किलोमीटर, पृथ्वी से 8 से 16 किलोमीटर ऊपर चलने। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसके ऊपर यह क्षोभ मंडल, तो इसी में चलने वाली हवाएं हैं, जिसकी गति की बात करें तो 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो आइए देखते हैं जेट स्ट्रीम। पहले इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। देखिए जेट स्ट्रीम एक होता है पूर्वी जेट स्ट्रीम, और एक होता है पश्चिमी जेट स्ट्रीम। देखिए एक होता है पूर्वी जेट स्ट्रीम और एक होता है पश्चिमी जेट स्ट्रीम। तो जो पूर्वी जेट स्ट्रीम होता है, यह बेसिकली आता है ग्रीष्म ऋतु में। यह किसका कारण है, तो यह कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून, देखिए पूर्वी जेट स्ट्रीम से यह ग्रीष्म ऋतु में आता है, और इससे जो मानसून आता है तो वह दक्षिण पश्चिम मानसून। अगर इसकी बात करें तो यह शीत ऋतु में आता है। शीत ऋतु में आता है। अगर इसकी बात करें तो इससे आता है उत्तर पूर्वी मानसून। देखिए जेट स्ट्रीम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक पूर्वी जेट स्ट्रीम और एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम। यह ग्रीष्म ऋतु में आता है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून, और दूसरा शीत ऋतु में आता है, जिससे उत्तर पूर्वी मानसून आता है। अब देखिए इससे जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसके कारण क्या होता है और इसके कारण क्या होता है। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम से क्या होता है, इससे ये देखिए 8 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में चलती है हवाएं। ये जो जेट स्ट्रीम में हवा है, यह 8 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ में चलती है। और इसकी अगर बात करें, अगर हम पश्चिमी जेट स्ट्रीम की बात करें तो 20 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, यानी कि यह 8 डिग्री और यह 20 से 35 और वो 8 से 35। अब पश्चिमी जेट स्ट्रीम और पूर्वी जेट स्ट्रीम अगर इसकी देखें तो इसके कारण क्या कहता है, तो पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण आपका आएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में आता है, इसके साथ मानसून पूर्व चक्रवात
और इससे जो वर्षा होती है उसको हम बोलते हैं काल वैशाखी, जानते होंगे काल वैशाखी, आम्र वर्षा, नार्वेस्टर और बोडोचिला। इसके साथ आम्र वर्षा जो आमों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम से। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम पूर्वी जेट स्ट्रीम देखिए क्या, तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं इंडिया का मैप। पाकिस्तान में ज़्यादा चला गया। ये रहा इंडिया का मैप। अब देखिए यहाँ पर यह हमारा तिब्बत का पठार, यह तिब्बत का पठार। अब देखिए क्या है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं। पूर्वी जेट स्ट्रीम पहले तो ये आता कब है, तो ये आता है ग्रीष्म ऋतु में। अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया कि आता है ग्रीष्म ऋतु में। तो देखिए पूर्वी जेट स्ट्रीम ग्रीष्म ऋतु में आता है और यह तिब्बत का पठार है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु में जो तिब्बत का पठार गर्म होगा जल्दी, तो यहाँ पर जो हवाएं ऐसे ऊपर उठेंगी, ऐसे हवाएं ऊपर उठेंगी और यहाँ पर एक ऐसे क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी क्लॉकवाइज, जिससे घड़ी की सुई चलती। फिर इससे जो है चलने के साथ देखिए इसमें ये जो हवाएं चलेंगी या दो धाराओं में विभक्त हो जाएंगी। एक चली जाएंगी ध्रुवों की ओर, उत्तर ध्रुवों की ओर, दूसरी चली जाएंगी इस साइड। तो देखिए यहाँ पर ये हवाएं, अब ये जो हवाएं हैं ऐसे अब देखिए एक चीज, यहाँ पर तिब्बत का पठार गर्म हो गया। अब यह चूंकि गर्म हवा है, तो जब ये अपने इधर से भारत से जब आएगी तो यहाँ पर जो नीचे की हवाएं होंगी उसको ऊपर ले लेगी अपने साथ। तो यहाँ पर जो हवाएं अपने साथ लेते जाएंगे तो यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता चला जाएगा, यहाँ पर ऐसे से। और इसी टाइम फिर यह अरब सागर, ये अरब सागर है, वहाँ से गर्म हवाएं आई, जो भारत की जो हवाएं उसको गर्म करके ऊपर ले ली। तो यहाँ पर हवाओं को अपने साथ लेते हुए इधर आ रही। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, इस वाले एरिया में यह जो सब एरिया, तो इधर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। और तो इसी टाइम यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होगी। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति हो। देखिए यहाँ से गर्म हवाएं आई, जो भारत है उसकी हवा को अपने साथ ले लिया। जो धरातली हवा थी जो कम गर्म थी उसको अपने साथ ले लिया। तो जैसे हवा साथ हुई तो यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके साथ ये हवाएं अगर अरब सागर में ठंडी हो जाती हैं तो अरब सागर, लेकिन वहाँ से जब यहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न होगा और यहाँ पर उत्पन्न होगा उच्च दाब, उच्च वायु दाब,
यहाँ पर उत्पन्न होगा उच्च वायुदाब जो कि 200 से 300 मिलीबार तक होता है। यहाँ पर उच्च वायुदाब उत्पन्न होगा और तो यहाँ से जो हवाएं निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होंगी। तो जब यह हवाएं प्रवाहित होंगी तो अरब सागर, तो इसका जो रीजन इससे दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इस साइड आगे बढ़ेगा। अब देखिए यहीं पर अगर इसकी कुछ शाखाएं जो है ऐसे जब इधर से बंगाल की खाड़ी से होकर जाएंगी, यह तो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति हो गया। अब देखिए अगर इसकी एक शाखा यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर उष्ण चक्र देखिए यहाँ पर उष्ण कटिबंधी चक्रवात यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधी चक्रवात की उत्पत्ति करेंगे। इसको मानसून पूर्व, इसको बोलते हैं मानसून पूर्व चक्रवात। जिससे बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधी चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जिसको मानसून पूर्व चक्रवात बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर इसको मानसून पूर्व चक्रवात क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी देखिए मानसून तो आया नहीं है, लेकिन यह जो मानसून यहाँ इसके कारण कुछ इलाकों में वर्षा होती है, जिसको हम अगर बात करें तो हम काल वैसाखी, देखिए इसको हम कई नामों से जानते हैं। जो मानसून पूर्व चक्रवात है इसके कारण जो वर्षा होती है उसको हम कई काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में बोलते हैं। इसके बाद काल वैसाखी के बाद इसको बोलते हैं हम नार्वेस्टर बोलते हैं, बोडोचिला बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। तो देखिए कौन सा कहाँ पर बोलते हैं। तो अगर हम बात करें नार्वेस्टर, पहले तो इसको हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल, नार्वेस्टर, नार्वेस्टर के बाद चेरी ब्लॉसम, इसके बाद आम्र वर्षा, इसको हम दक्षिण भारत में बोलते हैं। इसके बाद देखिए ये नार्वेस्टर हम बोलते हैं असम में, चेरी ब्लॉसम बोलते हैं कर्नाटक में। नार्वेस्टर को हम असम में बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम को कर्नाटक में। देखिए जो आम्र वर्षा है इससे फायदा क्या है, तो आम्र वर्षा जो है इससे जो आम है उनके लिए उपयोगी होती हैं। उनके जो बौरे होते हैं सो हम बौर बोलते हैं। देखिए जो आम होते हैं उनके जो बौर होते हैं वे गिरते नहीं और जल्दी से उनमें वृद्धि होती है, तो आमों के लिए उपयोगी होते हैं। इसीलिए इसको हम आम्र वर्षा बोलते हैं, जो कि दक्षिण भारत में बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो हम मानसून पूर्व चक्रवात को बोलते हैं। आइए देखते हैं पश्चिमी जेट स्ट्रीम। तुम्हारा जो अगला है अगर बात करें पश्चिमी जेट स्ट्रीम को, तो यह आता है शीत ऋतु में, यानी ठंडी के टाइम में। यह शीत ऋतु में आता है, इसको यहाँ लिखते हैं।
पश्चिमी जेट स्ट्रीम यह शीत ऋतु में आएगा। देखिए शीत ऋतु में क्या होगा कि इसका अभी तो शीत ऋतु में जो पश्चिम एशिया है और मध्य एशिया का जो पश्चिमी भाग है, यानी जो पश्चिम एशिया और मध्य एशिया का जो पश्चिम भाग है वहाँ पर उच्च वायुदाब का निर्माण होगा और यहाँ पर निम्न वायुदाब का। देखिए यहाँ पर, यहाँ से इधर आपका भूमध्य सागर, इधर सहारा मरुस्थल, यहाँ से चली ठंडी हवा, यहाँ से चलेगी गर्म हवा। अब यह हवाएं इस साइड प्रवाहित होंगी, इंडिया की साइड, भारत। तो देखिए यहाँ से जब हवाएं इधर आती हैं, यानी पश्चिम के साइड से मध्य एशिया और पश्चिमी भाग से जब हवाएं आती हैं तो भूमध्य सागर से ठंडी हवा और सहारा मरुस्थल से, चूंकि मरुस्थल है तो यहाँ पर हवाएं गर्म होंगी और यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जिसके कारण यह यहाँ पर है हिमालय। यह हिमालय। तो अगर आगे बात करें, अब यहाँ पर आगे आने के बाद ये जो हवाएं हैं हिमालय और तिब्बत के पठार से, चूंकि हिमालय और तिब्बत के पठार से टकराकर दो भागों में डिवाइड हो जाएंगी ऐसे। देखिए एक भाग क्या करेगा जो हिमालय के दक्षिण की साइड, एक भाग क्या करेगा जो हिमालय के दक्षिण की साइड यहाँ पर जो एरिया यहाँ पर वर्षा करेगा, दूसरा जो तिब्बत के पठार से उत्तर की साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर वर्षा करेगा, तो जिसके कारण यहाँ पर वर्षा होती है। देखिए यहीं पर यह ठंडी हवा जब आती है तो इधर से अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर पंजाब, फिर इधर राजस्थान। जब राजस्थान में आती है तो इसको मावट बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं राजस्थान में मावट। राजस्थान में इसी को मावट बोलते हैं। और यह आती कहाँ से, तो इसी को हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। जो भूमध्य सागर और सहारा मरुस्थल से जब लेकर आती है तो इसी को पश्चिमी विक्षोभ। इसी को हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं क्योंकि ये पश्चिम की साइड से आ रही है। तो अब देखिए जब यही ये राजस्थान में इसको मावट बोलते हैं। तो ये तो रहा जेट स्ट्रीम सिद्धांत। अब आगे बात करेंगे एल नीनो सिद्धांत की। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर इसके कारण जो मानसून बनता है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इधर से टकरा गए, कुछ शाखाएं इधर आएंगी, तो यहाँ से जल लेंगे और यहाँ पर है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, और यहाँ पर वर्षा करती हैं। और यह किसका, इससे कौन सा मानसून उत्पन्न होता है? तो इससे उत्तर पूर्वी मानसून। तो यह रहा पश्चिमी जेट स्ट्रीम। अब बात करेंगे हम एल नीनो।
एल नीनो सिद्धांत, देखिए इसमें क्या है, एल नीनो सिद्धांत क्या है, तो एल नीनो यह बेसिकली यह दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। देखिए अगर मैप से समझे तो ये इंडिया, यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब देखिए यहाँ पर यह है पेरू तट, यहाँ पर यह बेसिकली गर्म हवा है, ऐसे है, इसी को हम बोलते हैं एल नीनो धारा। और यह है क्या, तो यह एक गर्म हवा है। गर्म जल धारा, तो देखिए एल नीनो सिद्धांत जिसको गिलबर्ट ने दिया था, एल नीनो धारा, गर्म जल धारा। अब यहाँ से देखिए यह है विषुवत रेखा, अगर हम बात करें तो यह भूमध्य रेखा, यह भूमध्य रेखा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक धारा और उत्पन्न होती है, यहाँ पर ऐसे इस साइड, इसको हम बोलते हैं पेरू या हम्बोल्ट धारा। इसको हम बोलते हैं पेरू या हम्बोल्ट धारा, जो कि ठंडी धारा है, जो कि ठंडी धारा। अब देखिए यह कैसे भारतीय मानसून को इफेक्ट डालता है, तो उसके बारे में देखिए। एल नीनो धारा यह जो कि गर्म जल धारा है, जब पेरू हम्बोल्ट धारा यह जब भूमध्य रेखा पर आती है तो यह ऐसे पश्चिमी विषुवतीय रेखा के रूप में प्रवाहित होने लगती है इधर। चूंकि यह पूर्व से पश्चिम की साइड प्रवाहित हो रही है, तो यह पूरा यह दक्षिणी प्रशांत महासागर है, यह पूरा गर्म हो जाएगा। यह गर्म होगा तो इसके साथ धीरे धीरे जब देखिए, जब यह जो पेरू हम्बोल्ट धारा यह इधर जाने के बाद भूमध्य रेखा से विषुवतीय रेखा बन जाएगी, इसको बोलते हैं पश्चिमी विषुवत रेखा, यानी ऐसे प्रवाहित होने लगेगा यह वाली पेरू हम्बोल्ट धारा, ऐसे इधर, तो इसको बोलेंगे पश्चिमी विषुवत रेखा। तो देखिए भूमध्य रेखा के संपर्क में आने के बाद यह क्या करेगी, क्योंकि पूर्व से पश्चिम साइड प्रवाहित होती है, तो यह गर्म हो जाएगी, जिससे यह पूरा जो प्रशांत महासागर यह गर्म होने लगेगा। जब यह गर्म होगा तो किसी कारणवश जब यह जो इसका जो गर्म होने की जो क्रिया अगर ज्यादा होगी, तो यह धीरे धीरे इधर खिसकते हुए हिंद महासागर में आ जाएगा। यह हिंद महासागर जब इधर आएगा हिंद महासागर में, तो यह इस साइड का एरिया इसका गर्म हो जाएगा ज्यादा। यहाँ पर तो ज्यादा गर्म होने के कारण इधर निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण ये जो एल नीनो धारा यहाँ से ऐसे होते हुए हिंद महासागर में आ जाएगी। और यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो भी बन रहा है, तो इसको लेकर यह इस साइड मूव कर जाएगी, इधर इस साइड मूव कर जाएगी। तो यह जो दक्षिण पश्चिम मानसून है एल नीनो धारा के साथ इधर, क्योंकि इधर निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो यह इंडिया में न जाकर किस साइड, तो यह पूर्वी हिंद महासागर की ओर आ जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर जो भारत में अनावृष्टि
या सूखा, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी जिसके कारण यहाँ पर अनावृष्टि या सूखा की स्थिति उत्पन्न होगी और इसको हम बोलते हैं एल नीनो। एल नीनो और एक होता है ला नीनो। तो ला नीनो इसी का अपोजिट, जब पेरू अम्बोड धारा ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जब पेरू अम्बोड धारा ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी तो ये जो एल नीनो धारा है इसके साथ मिल जाएगी, तो ये जो एल नीनो धारा ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाती है। जब ज़्यादा सक्रिय नहीं होगी तो यह एल नीनो धारा यहाँ से इतना दूरी नहीं तय करेगी और इधर ही समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून है अपने स्थिति से अपने अनुसार बनेगा और इसके साथ भारत में आएगा, और जब ये भारत में आएगा ऐसे, अब देखिए इस पर एल नीनो धारा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब ये भारत में आएगा तो यहाँ पर अतिवृष्टि, बाढ़, यानी यहाँ पर खूब वर्षा होती है, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जिससे इसको हम बोलते हैं, जो अधिक वर्षा होती है इसको हम बोलते हैं ला नीनो। देखिए अतिवृष्टि होगी, बाढ़ आएगी तो इसको हम बोलेंगे ला नीनो, और जब कम वर्षा होगी तो उसको हम बोलेंगे एल नीनो। तो यह तो रहा एल नीनो सिद्धांत, यानी ये किस पर, तो ये एल नीनो धारा जो कि पेरू तट पर, जो दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर एक ठंडी जल धारा है, जब पेरू अम्बोड धारा इधर प्रवाहित होती है तो भूमध्य रेखा के प्रति यह दक्षिणी विषुवत, यह दक्षिणी विषुवत रेखा के रूप में प्रवाहित, जो कि पूर्व से पश्चिम की साइड प्रवाहित होती है, जिससे यह जो पूरा दक्षिणी प्रशांत महासागर गर्म होगा, और गर्म होते होते जब यह किसी कारण यह 3 से 8 वर्ष में एक या 2 बार 3 से 8 वर्ष में लगभग ऐसी स्थिति बनती है। तो ये जो एल नीनो धारा है, जब यह जो इधर पहले गर्म होगा फिर इसके साथ इधर गर्म होते होते जब यह इधर गर्म हो जाएगा हिंद महासागर, तो इधर निम्न वायुदाब क्षेत्र का, जो पूर्वी हिंद महासागर में निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण करेगा, जिससे जो एल नीनो धारा है यह अति सक्रिय हो जाती है। अति सक्रिय होने के कारण यह आगे आते आते यहाँ पर आ जाएगी, और जो मानसून बन रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये जो बन रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून बन रहा है इसको भारत में न ले जाकर जो निम्न वायुदाब क्षेत्र बना, ये पूर्वी हिंद महासागर, इस साइड लेकर आ जाएगा, तो भारत में वर्षा नहीं होगी, जिसके कारण यहाँ पर सूखा पड़ेगा, अनावृष्टि, सूखा, अकाल पड़ जाएगा। तो ये रहा एल नीनो सिद्धांत। तो हमारा जो आज का टॉपिक भारत में मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत जो खत्म हो गए। अब आगे हम बात करेंगे मानसून के बारे में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। तो दोस्तों यार आज का टॉपिक, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.